हाँ जी पुनीत, तुमने मुझे ये सारे सॉल्यूशंस नहीं भेजे अभी तक। 9.1, 2, 3, 4, 5 ये डिस्कस हो चुके हैं, बट आई हैव नॉट गॉट इट्स सॉल्यूशन टिल नाउ, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. इट्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट टू लॉज टेल अस हाउ अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन. पहले दो लॉज में तो हमने मोशन को देखा कि फोर्स अप्लाई करते हैं तभी अगर कोई चीज़ मोशन में तो रेस्ट में आ जाती है, रेस्ट में तो मोशन में, यानी दोनों में फोर्स का काम देखा. थर्ड लॉ क्या कहते हैं मोशन का? स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट. अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर बदले में फोर्स लगाएगा. एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को स्लैप किया, थप्पड़ मारा, और आपका कोई फ्रेंड है तो ऑब्वियसली आप भी उस पर थप्पड़ मारोगे सेम फोर्स के साथ. तो थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपने किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो चीज़ भी आपके ऊपर लगाएगी. सपोज आप ज़मीन पे चलते हो तो आप अपने फर्श है उस पर पैरों से फोर्स लगाते हो, तो फर्श भी आपके पैरों पे फोर्स लगाता है जिसके कारण आप चल पाते हो, आगे की तरफ फोर्स लगाता है वो. ठीक है. सेम इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर जो ये आग बुझाने वाले होते हैं, शायद तुमने पता नहीं कभी देखे नहीं देखे, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उनके पास एक बहुत मोटे मोटे पाइप होते हैं. वो पाइप से जब पानी डालते हैं ना, फ्लो में, बहुत फास्ट फ्लो में आता है पानी, उस पाइप से जो आगे की तरफ फोर्स लगता है ना, तो उतना ही फोर्स पानी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है पानी. तो उसको बहुत मुश्किल से वो हॉर्समैन, उसको बोलते हैं जो पाइप को पकड़ता है, हॉर्समैन होता है, HOSC. वो हॉर्समैन उस पाइप को बहुत मुश्किल से पकड़ के रखता है, इसी कारण से क्योंकि उसमें वो बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है. पानी खुद आगे की तरफ जा रहा है, आगे फोर्स लग रहा है, और उसके बदले में वो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आगे आपका टॉपिक है ये गन का. कभी आपने गन को शूट किया हो तो आपने देखा होगा जो शूटिंग करते हैं ना, वो अपने शोल्डर के सीध में रखते हैं. पहले स्टार्टिंग में गन को शोल्डर के सीध में इसलिए रखते हैं, जैसे ही इसमें से बुलेट निकलती है ना आगे की तरफ, तो बुलेट की डायरेक्शन कहाँ होगी? फोर्स की डायरेक्शन आगे की तरफ. तो वैसे ही गन को झटका लगता है और हमारे जो शोल्डर है, हमारे कंधे पे भी एक झटका लगता है. वो भी क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि अगर बुलेट आगे की डायरेक्शन में जाएगी तो वो फोर्स कहाँ लगाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. उसको बोलते हैं रिकॉयल फोर्स, ये लिखा हुआ है. ठीक है. बुलेट गई आगे और उसने बैकवर्ड फोर्स लगाया न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण. इस कारण हमें शोल्डर को हमारे जर्क लगता है, एक जर्क में झटका. सेम एक एग्जाम्पल दिखा रखा है कि अगर सेलर जा रहा है बॉट में, एकदम से वो बॉट से जंप करता है, तो बॉट से जब वो आगे की तरफ जंप करेगा तो जो बॉट है वो पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि उसने सेलर ने जो जंप किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया, तो बॉट कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में. ड्यू टू थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसकी डेफिनेशन है, बुक में लिख लेना आप भी. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यही है थर्ड लॉ. थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यानी अगर आप किसी चीज़ पे एक्शन लगाओगे तो आपको रिएक्शन देगा और अपोजिट डायरेक्शन में देगा और उतनी ही बराबर इक्वल देगा. ठीक है. ये था आपका थर्ड लॉ. उसके बाद एक एक्टिविटी ये भी है, देखो सेलर जंप्स. ये बॉट से दिखा रखा है इसने कैसे वो जंप कर रहा है और बॉट पीछे जा रही है. फिर उसके बाद एक ये दिखा रखा है उन्होंने स्टेशनरी कार्ट वाला एग्जाम. यहाँ पर ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब हमारा आ गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम तुमने पहले पढ़ लिया, P = mv था. ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इन्होंने एक एग्जाम्पल बता रखा है कि ये दो बॉल्स हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ये ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है. m1 जो है u1 वेलोसिटी से चल रहा है शुरू में, और m2 जो है u2 वेलोसिटी से चल रहा है. इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2. चलते चलते थोड़ी देर बाद इनकी आपस में टक्कर होगी. इसको बोलते हैं कॉलिजन होना. इनका कॉलिजन हुआ. कॉलिजन के बाद हो सकता है एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं. एक दूसरे की तरफ भी जा सकते हैं, एक दूसरे से अवे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. तो कॉलिजन के बाद मास तो इनके वही रहेंगे, m1 और m2 जो थे पहले, मास तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी. इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम जो है वो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद सेम रहता है. मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन. ना ही वो ख़त्म होता है ना ही वो चेंज होता है. ठीक है. ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.